हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारा 11th क्लास बायोलॉजी का जो है 10वां चैप्टर जो है बेटा चल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और उसमें हमने सेल साइकिल और माइटोसिस डिवीजन जो है वो स्टडी कर लिया है। आज का अपना जो टॉपिक है बेटा वो है मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन जो नाम इसको दिया गया है, मियोसिस नाम जो दिया गया है वो किसने दिया है बेटा? फार्मर एवं मुरे ने दिया है। किसने दिया है? अर्धसूत्री विभाजन नाम किसने दिया? फार्मर एवं मुरे ने मियोसिस नाम दिया है। हमने इससे पहले बात की थी कि माइटोसिस जो नाम दिया गया था, समसूत्री विभाजन नाम जो दिया गया था वो किसने दिया था बेटा? फ्लेमिंग ने दिया था। अब यहाँ पर जो मियोसिस नाम जो दिया गया है वो किसने दिया है? फार्मर एंड मुरे ने दिया है। नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री यानी बनने वाली जो संतति कोशिकाएं जो हैं या पुत्री कोशिकाएं जो हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका की तुलना में आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? आधी हो जाती है। यानी जो कोशिका है, जैसे ये कोशिका है, इसमें 2n क्रोमोसोम है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है बेटा? n हो जाती है। और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। हमने देखा था कि समसूत्री विभाजन में जो है गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की समान ही रहती है पुत्री कोशिकाओं में, और एक कोशिका की समसूत्री विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका के विभाजन से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की तुलना में क्या होती है बेटा? आधी होती है। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है बेटा, ये जनन कोशिकाओं में जब युग्मकों का निर्माण होता है, जनन कोशिकाओं में जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है। कौन से विभाजन से होता है? अर्धसूत्री विभाजन से होता है, जिससे बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक जो है माता पिता जो है उनकी तुलना में क्या होती है? आधी होती है। और जब 2 युग्मकों के मध्य निषेचन होता है, जैसे एक नर युग्मक है एक मादा युग्मक है, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बेटा? n है, यानी अगुणित गुणसूत्र है। और अगुणित गुणसूत्रों के बीच में जब निषेचन होता है तो जो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, उसमें वापस से गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है बेटा? द्विगुणित हो जाती है। तो इस तरह से ये जो अर्धसूत्री विभाजन है इसके द्वारा आने वाली पीढ़ियों में गुणसूत्रों की संख्या को नियमित बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है बेटा? आधी हो जाती है। अब ये जो विभाजन है अर्धसूत्री विभाजन बेटा, ये विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इसमें केवल एक ही इंटरफेज अवस्था आती है। मियोसिस फर्स्ट से पहले ही इंटरफेज अवस्था आती है जिसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। क्या कहा हमने? इसमें केवल एक ही अंतरा अवस्था आती है जो कि मियोसिस फर्स्ट से पहले आती है, जिसमें कि डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृतिकरण होता है। ठीक है, ये जो मियोसिस फर्स्ट और सेकंड जो है बेटा, इनके बीच में एक छोटा सा अंतराल आता है जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस। और ये जो इंटरकाइनेसिस होता है जो कि मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में होता है, ये बहुत कम समय के लिए होता है और इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है। ठीक है, तो जिस तरह से समसूत्री विभाजन में इंटरफेज अवस्था आती है, अंतरावस्था आती है, जिसमें कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, विभिन्न कोशिकाओं का द्विगुणन होता है, तो वो सभी क्रियाएं जो हैं वो मियोसिस फर्स्ट से पहले की जाती हैं। यानी जो इंटरफेज आती है, इंटरफेज, ये मियोसिस फर्स्ट से पहले आती है, और दोनों मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड के बीच के जो अंतराल रहता है उसको क्या कहते हैं बेटा? इंटरकाइनेसिस कहा जाता है।
ठीक है। ये जो मियोसिस फर्स्ट जो होता है, मियोसिस फर्स्ट को हेटेरोटाइपिक या फिर रिडक्शन डिवीजन भी इसको कहा जाता है। मियोसिस फर्स्ट को क्या कहते हैं बेटा? हेटेरोटाइपिक और रिडक्शन डिवीजन यानी न्यूनकारी विभाजन भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में ही गुणसूत्रों की संख्या जो है वो क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट में जो गुणसूत्र जो होते हैं उनके समजात गुणसूत्रों का क्या होता है? पृथक्करण होता है। यानी समजात गुणसूत्र जो होते हैं यानी एक जोड़े में जो गुणसूत्र होते हैं, आधे गुणसूत्र एक ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और आधे गुणसूत्र एक ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों का क्या होता है? पृथक्करण होता है। यानी समजात गुणसूत्रों को क्या कर दिया जाता है बेटा? अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़े समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं। समजात क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र का मतलब होता है कि ऐसे गुणसूत्र जिनकी आकार एवं आकृति क्या हो? समान हो। आकार और आकृति क्या हो? समान हो और उनके समान लोकस पर यानी समान स्थानों पर समान जीन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जीन ऐसे गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं बेटा? समजात गुणसूत्र। और ऐसे मनुष्य के अंदर 23 जोड़े समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं इनमें से समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण हो जाएगा। तो 23 जोड़े में से 23 गुणसूत्र एक ध्रुव पर आ गए कोशिका के और 23 गुणसूत्र दूसरे ध्रुव पर चले जाते हैं। तो 23 तो जोड़े हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं वुमन के अंदर? 46 है। तो 46 में से 23 एक ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और 23 एक ध्रुव पर। तो इस तरह से समजात गुणसूत्रों का मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है बेटा? पृथक्करण किया जाता है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन के समान गुणसूत्रों के क्रोमेटिड विभाजित नहीं होते, बल्कि पूरा का पूरा एक गुणसूत्र ही ध्रुव पर पहुंचा दिया जाता है। अर्थात समजात गुणसूत्रों का इसमें क्या होता है बेटा? पृथक्करण होता है मियोसिस फर्स्ट में। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट है जिसको हम न्यूनकारी विभाजन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो मात्र कोशिका से क्या हो गई बेटा? अब आधी हो गई, इसलिए इसको न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शन डिवीजन भी इसको कहा जाता है या इसको हेटेरोटाइपिक भी कहते हैं। ये मियोसिस डिवीजन उसी तरह से जिस तरह से समसूत्री विभाजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चारों केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं आती हैं, उसी तरह से इसमें भी 4 अवस्थाएं होती है। इनको क्या कहेंगे बेटा? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट कहा जाता है। मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है बेटा, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट जो है ये समसूत्री विभाजन की तुलना में अत्यधिक लंबी और एक जटिल अवस्था होती है, क्योंकि इसी अवस्था के दौरान गुणसूत्र जो होते हैं, समजात गुणसूत्र जो होते हैं, उनके बीच में जीन विनिमय की क्रिया होती है। अब ये क्या होती है ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, इस प्रोफेज फर्स्ट अवस्था को 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। कितनी उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है बेटा? 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। इन 5 उप प्रावस्थाओं पर हमेशा नीट में क्वेश्चन जरूर आता है। इस बार भी आया है कि इनके अंदर आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सी अवस्था में कौन सा चेंजेज होता है, तो उसका आपसे मिलान करवाया जा सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको उनको पढ़ना है बेटा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के। हमने बात की कि प्रोफेज फर्स्ट जो है इसकी 5 उप प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है बेटा, इनका आपको सीरियल भी याद रखना है बेटा। ऐसा नहीं कि हम उल्टा सीधा याद कर ले, नहीं, इनको एक सीरियल से ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रम एक के बाद एक वो प्रावस्थाएं घटित होती है। जैसे ये प्रावस्थाएं होती है, प्रोफेज पहले होगी, फिर मेटाफेज आएगी, फिर एनाफेज और फिर लास्ट में टेलोफेज आएगी। उसी तरह से ये 5 उप प्रावस्थाएं भी एक सीरियल में कंप्लीट होती हैं। तो फर्स्ट जो उप प्रावस्था आती है उसका नाम क्या है बेटा? तनुपट या लैक्टोमीन। क्या कहा जाता है इसको? तनुपट या
लैक्टोटीन इंग्लिश में इसको कहते हैं। इस अवस्था में जो गुणसूत्र जो है वो संगनित हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? संगनित। संगनित का मतलब होता है कि जो इंटरफेज अवस्था में जो गुणसूत्र क्रोमेटिन के रूप में थे, धागेनुमा संरचना के रूप में थे, वो अब इकट्ठे होकर के संगनित होकर के गुणसूत्रों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो तनुपट है, लैक्टोटीन अवस्था जो है, इसमें गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं बेटा? संगनित हो जाते हैं और माइक्रोस्कोप से देखने पर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और सभी जो गुणसूत्र हैं, ये सभी गुणसूत्र सेंट्रोसोम या हम कहें सेंट्रिओल, तारक काय या तारक केंद्र की ओर झुके हुए होते हैं। किसकी ओर झुके हुए होते हैं? सभी के सभी क्रोमोसोम तारक काय की ओर झुके हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर तारक काय प्रेजेंट है, तो इस तारक काय की ओर ये सारे के सारे गुणसूत्र क्या होते हैं? झुके हुए रहते हैं। और इस अवस्था को कहते हैं बेटा बुके अवस्था या गुलदस्ता अवस्था, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन बन रहा है ना, बुके अवस्था, गुणसूत्रों की बुके अवस्था या गुलदस्ता अवस्था कौन सी उप प्रावस्था में दिखाई देती है? तो कौन सी उप प्रावस्था में बनती है बेटा? तनुपट में, यानी प्रोफेज फर्स्ट की जो पहली उप प्रावस्था है लैक्टोटीन, इसमें सभी गुणसूत्र संगनित हो जाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देने लगते हैं स्पष्ट संरचना के रूप में। और ये सभी गुणसूत्र तारक केंद्र की ओर झुकी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जिससे एक बुके जैसी अवस्था बन जाती है या गुलदस्ता अवस्था इसको कहा जाता है। अब दूसरी प्रावस्था आती है बेटा युग्मपट या जाइगोटीन या सिनेप्टोटीन। क्या कहा जाता है इसको? युग्मपट, जाइगोटीन या सिनेप्टोटीन, इस उप प्रावस्था को कहा जाता है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें सभी समजात गुणसूत्र जो हैं वो अपने अपने जोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। सभी समजात गुणसूत्र क्या करते हैं बेटा? जोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जोड़े बने हैं ये दो वैलेंट के रूप में है। एक ये गुणसूत्र है, एक ये गुणसूत्र है, तो दो गुणसूत्र एक साथ मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा? यहाँ पर जोड़ा बना रहे हैं, जिसे बाईवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाईवैलेंट। और इसके आपने गुणसूत्र की संरचना पढ़ ली है। प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्धगुणसूत्रों से यानी क्रोमेटिड से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर एक गुणसूत्र के दो अर्धगुणसूत्र, तो दो के कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। तो यहाँ पर 4 क्रोमेटिड हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इस अवस्था को टेट्राड भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? टेट्राड। तो यहाँ पर युग्मपट अवस्था में सभी समजात गुणसूत्र किसके रूप में पाए जाते हैं बेटा? जोड़ों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे बाईवैलेंट या टेट्राड कहा जाता है। बाईवैलेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें दो गुणसूत्र एक साथ उपस्थित हैं, और टेट्राड इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होते हैं, तो दो में कितने हो गए? 4 क्रोमेटिड हो गए। इसलिए इस संरचना को क्या कहा जाता है? टेट्राड। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनाया है सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र या बाईवैलेंट या टेट्राड जो है वो कौन सी प्रावस्था में बनता है? तो कौन सी प्रावस्था में बनता है बेटा? युग्मपट या जाइगोटीन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है युग्मपट, युग्म बन जाते हैं, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं, यानी जाइगोटीन उप प्रावस्था के अंदर जो है सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण होता है। थर्ड आती है बेटा स्थूलपट या पैकाइटिन अवस्था। कौन सी उप प्रावस्था आती है? स्थूलपट या पैकाइटिन उप प्रावस्था। इस उप प्रावस्था में ये जो टेट्राड है ये स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू कर देते हैं। हाँ तो बनते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जो टेट्राड दिखाई देते हैं वो कौन सी उप प्रावस्था में दिखाई देते हैं? स्थूलपट में। और जो ये समजात गुणसूत्र जो होते हैं ना बेटा, एक बात यह यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसे ये समजात गुणसूत्र हैं, ये हमने समजात गुणसूत्र बनाए,
समजात गुणसूत्र हैं, एक गुणसूत्र के जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं, एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड ये है, तो एक गुणसूत्र के जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं ना बेटा, उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे उनको? सिस्टर क्रोमेटिड। और एक गुणसूत्र का एक क्रोमेटिड और दूसरे गुणसूत्र का दूसरा क्रोमेटिड। कहने का मतलब जो समजात गुणसूत्र हैं जोड़े के अंदर, उनका क्रोमेटिड जो होता है, ये इसका क्रोमेटिड है और ये इस गुणसूत्र का क्रोमेटिड है, तो इनको बोलते हैं बेटा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। कहने का मतलब एक ही गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। और दो समजात गुणसूत्रों के, यानी ये जो समजात गुणसूत्र हैं, इनके जो क्रोमेटिड हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये जो अवस्था है, स्थूलपट अवस्था, पैकाइटिन उपरावस्था, इसमें क्या होता है कि समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, इनके बीच में गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है। गुणसूत्रीय खंडों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूं, ये गुणसूत्र है, इसके ये जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड दूसरे गुणसूत्र के क्रोमेटिड से गुणसूत्रीय खंडों का क्या करता है बेटा? आदान प्रदान करता है। और ये जो गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान यहाँ पर होता है, इसे बोलते हैं बेटा जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, या इसे पुनर्योजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रीय खंडों का क्या हो गया? आदान प्रदान। इसका ये जो गुणसूत्रीय खंड है, ये टूट करके इस गुणसूत्र पर लग जाएगा और इसका टूट करके इसके ऊपर लग जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि गुणसूत्रीय जो खंड है उनका एक दूसरे पर क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो जाता है। और ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है बेटा? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। और डीएनए खंडों का या गुणसूत्रीय खंडों का इस तरह से आदान प्रदान पुनर्योजन भी कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एंजाइम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? एंजाइम के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम नियंत्रित करता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो इस क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना कौन सी उपप्रावस्था में होती है? कौन सी उपप्रावस्था में होती है बेटा? पैकाइटिन यानी स्थूलपट उपप्रावस्था में घटित होती है। क्रॉसिंग ओवर कहते किसे हैं? समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है बेटा? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और डीएनए गुणसूत्रीय खंडों का ये जो पुनर्योजन दोबारा से जुड़ना जो है एक दूसरे के ऊपर, ये क्या कहलाता है? पुनर्योजन कहलाता है। अब आती है फोर्थ उपप्रावस्था बेटा, द्विपट या डिप्लोइड। कौन सी उपप्रावस्था? द्विपट या डिप्लोइड। ये जो उपप्रावस्था है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होता है, गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है, तो ये दोनों जो गुणसूत्रीय खंड जो हैं, ये एक दूसरे के साथ में एक क्रॉस जैसी संरचना बना लेते हैं। कैसी संरचना बना लेते हैं बेटा? क्रॉस की जैसी संरचना बना लेते हैं। और ये जो क्रॉस रूपी संरचना यहाँ पर बनती है, इसे काइएज बेटा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? काइएज बेटा। यानी क्रॉसिंग ओवर होने के पश्चात जो गुणसूत्रीय खंड हैं या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, वो एक दूसरे से पृथक होने की कोशिश करते हैं, और उस दौरान कैसी संरचना बन जाती है बेटा? एक क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे काइएज बेटा कहा जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है बेटा कि ये जो द्विपट यानी डिप्लोइड अवस्था जो है, या हम कहेंगे काइएज बेटा जो है, ये कौन सी उपप्रावस्था में बनता है? तो कौन सी उपप्रावस्था में बनता है बेटा? द्विपट में। इस बार नीट में ये क्वेश्चन आया है, मिलान करवाया है, जैसे क्रॉसिंग ओवर दे दिया, काइएज बेटा दे दिया, सेलेक्टिव
सम्मिश्र दे दिया और फिर उनके सामने उपप्रावस्थाएं दी गई है कि कौन सी उपप्रावस्था में घटित होता है। ये क्वेश्चन इस बार नीट में आया है। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल समझने की बात है। ठीक है। और लास्ट में 5वीं उपप्रावस्था जो है प्रोफेज की, वो है बेटा पारगतिक्रम या डाइकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसको? पारगतिक्रम या डाइकाइनेसिस। यानी इस प्रावस्था में ये जो काइनेट मेटा बना है, यहाँ से गुणसूत्र एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? प्रतिकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे कहते हैं बेटा उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन। क्या कहेंगे? गुणसूत्रों का वापस अलग होना, क्रॉसिंग ओवर हुआ, काइनेट मेटा बना और फिर गुणसूत्र एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो गुणसूत्रीय का अलग होना यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक दूसरे से क्या होना? अलग होना। देखिए यहाँ पर एक दूसरे से क्या हो गए? अलग। गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान हो गया क्रॉसिंग ओवर में। एक गुणसूत्र का खंड टूट करके दूसरे खंड में गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो गया, पहले का दूसरे पर। तो गुणसूत्रीय खंडों के आदान प्रदान के बाद ये जो काइनेट मेटा है ये समाप्त हो जाता है। दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहलाती है। ठीक है। इसके साथ ही इसी पारगतिक्रम कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो है कौन सी प्रावस्था शुरू हो जाती है? मेटाफेज फर्स्ट आ जाती है। इसके साथ ही प्रोफेज कंप्लीट हो गई फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट से अब ये जो कोशिका है ये कौन सी प्रावस्था में प्रवेश कर रही है? मेटाफेज फर्स्ट में, इसलिए इसको पारगतिक्रम भी कहा जाता है। इस प्रावस्था में केंद्रक झिल्ली समाप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, केंद्रिका विलुप्त हो जाएगी, अन्य कोशिकांग जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। और ये जो गुणसूत्र हैं ये कोशिका द्रव के अंदर बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। अब शुरू होती है बेटा मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में ये जो गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र, ये गुणसूत्र कोशिका की मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। क्या नाम देंगे? मेटाफेज प्लेट। इस प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट में ही जो तारक केंद्र बने थे इंटरफेज अवस्था में, जिनका द्विगुणन हुआ था, वो तारक केंद्र अब अपने विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। तो यहाँ पर विपरीत ध्रुवों पर तारक केंद्र पहुंच गए हैं। इन तारक केंद्रों के द्वारा सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतुओं का निर्माण किया जाता है। और ये जो तर्कु तंतु हैं ये अपनी अपनी ओर के क्रोमोसोम से क्या हो जाते हैं बेटा? जुड़ जाते हैं। अपनी ओर के क्रोमोसोम से क्या हो गए? जुड़ गए। ये कहाँ से जुड़ते हैं? मैंने आपको समसूत्री विभाजन में भी बताया था कि जो तर्कु तंतु होते हैं वो गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीनी संरचना पाई जाती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये जो तर्कु तंतु हैं ये काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही गुणसूत्र से दोनों साइड के तर्कु तंतु जुड़ते हैं जैसा कि समसूत्री विभाजन में हो रहा था। यहाँ पर एक समजात गुणसूत्र से एक तरफ का तर्कु तंतु जुड़ेगा और दूसरे से दूसरी साइड का तर्कु तंतु जो है काइनेटोकोर से जुड़ता है। ये तर्कु तंतु बेटा दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन में भी और अर्धसूत्री विभाजन में। एक तो होते हैं बेटा काइनेटोकोर तंतु, या हम कह सकते हैं कि काइनेटोकोर ये जो तर्कु तंतु जो कि काइनेटोकोर से जुड़ते हैं इनको बोलते हैं काइनेटोकोर तर्कु तंतु। और जो सीधे एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव से जुड़ते हैं उनको बोलते हैं बेटा आलंबन तंतु या नॉन काइनेटोकोर तंतु। क्या कहेंगे? आलंबन तंतु या नॉन काइनेटोकोर तंतु। ठीक है। मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो गए सभी गुणसूत्र। अब आती है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है बेटा। एक जो समजात जोड़ा जो था उस समजात जोड़े में से एक गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुव पर और दूसरा विपरीत ध्रुव पर गति करता है। क्यों गति करता है? क्योंकि जो तर्कु तंतु की जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं उनके बीच में क्या होता है? संकुचन होता है। और उनके बीच में जब संकुचन होता है तो ये तर्कु तंतु छोटे होते हैं और छोटे होते हैं तो चूंकि ये गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं इसलिए संपूर्ण गुणसूत्र को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इस तरह से समजात जोड़े में से एक एक गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर
जो है वो गति करने लगता है सूक्ष्म नलिकाओं में संकुचन होने के कारण। ये जो आलंबन तंतु है, इनकी सूक्ष्म नलिकाओं में संकुचन होने से कोशिका क्या हो जाती है, आकार में लंबी हो जाती है। फिर आती है बेटा टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज अवस्था में ये गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, इनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली बन जाती है, केंद्रिका वापस बन जाती है, विभिन्न कोशिकांग बन जाते हैं और कोशिका द्रव का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है टीलोफेज अवस्था के बाद। तो अब यहाँ पर एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई बेटा, 2 कोशिकाएं। देखिए शुरुआत में इस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 4 थी। अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी है इन कोशिकाओं में, 2 है। इसका मतलब बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या हो गई बेटा, आधी हो गई। इसीलिए मियोसिस फर्स्ट डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, अब शुरू होगा मियोसिस सेकंड, लेकिन मियोसिस सेकंड के शुरू होने से पहले थोड़ा सा अंतराल आता है, बहुत छोटे समय का, जिसमें कि डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, केवल बहुत छोटे आकार का गैप आता है, जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस इसको कहा जाता है। और उसके बाद शुरू होता है मियोसिस सेकंड, जिसे होमोटाइपिक या इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। ये जो मियोसिस सेकंड है, ये मियोसिस सेकंड एज ए मियोसिस माइटोसिस डिवीजन के जैसा ही होता है। जैसा हमने माइटोसिस डिवीजन पढ़ा है उसके जैसा ही क्या होता है बेटा, मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है। मियोसिस सेकंड, इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशनल डिवीजन। यानी अब इसमें की कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र हैं वही गुणसूत्र अंत तक बने रहते हैं, यानी उत्तरी कोशिकाओं में अब वही गुणसूत्र रहेंगे और आधे नहीं होंगे। तो ये जो मियोसिस सेकंड जो है बेटा, ये समसूत्री विभाजन के ही समान होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर विभाजित होंगे और एक एक क्रोमेटिड विपरीत ध्रुव की ओर क्या करेगा, गति करेगा। तो इसमें गुणसूत्र जो है उनका पृथक्करण नहीं हुआ, बल्कि गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर का क्या होता है, यहाँ पर विभाजन होता है, जैसा कि समसूत्री विभाजन में होता है। देखते हैं आप कैसे क्या इसमें। तो इसमें भी वही 4 अवस्थाएं होंगी बेटा। यहाँ पर हम इन अवस्थाओं को क्या नाम देंगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और लास्ट में क्या जाएगा बेटा, टीलोफेज सेकंड। हमने अभी बात की कि समसूत्री विभाजन के समान ही होगा, तो वही 4 गुणसूत्र हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देना आपको कि गुणसूत्रों का जो आदान प्रदान हुआ था उसको हमने यहाँ शो कर रखा है, तो इसी तरह से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो गुणसूत्र है इस तरह से है, और इस कोशिका में जो गुणसूत्र हैं वो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो प्रोफेज सेकंड जब आता है तो यहाँ पर जो केंद्रक बना था उसकी झिल्ली क्या होना शुरू हो जाएगी बेटा, विभाजित होना शुरू हो जाएगी, यानी विलुप्त होना शुरू हो जाती है। और प्रोफेज सेकंड अवस्था के लास्ट तक ये जो केंद्रक झिल्ली है इस पूर्णतया क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। केंद्रिका जो बनती है वो भी विलुप्त हो जाती है। ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र इस टीलोफेज सेकंड के बाद कोशिका ध्रुव विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन में भी बदल सकते हैं या फिर इसी अवस्था में भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि इसके बाद भी जो इंटरकाइनेसिस अवस्था आती है बहुत छोटे समय की होती है और तुरंत ही मियोसिस सेकंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संरचना वही बनी रहती है बेटा, या फिर क्रोमेटिन में भी चेंज हो सकते हैं, वापस संघनित भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये गुणसूत्र हैं और इनकी जो केंद्रक झिल्ली है वो विलुप्त होना प्रारंभ हो गई है, केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, कोशिकांग विलुप्त हो जाती है और वापस से जो गुणसूत्र हैं वो कोशिका ध्रुव में आ जाते हैं।
मेटाफेज अवस्था में इसके साथ ही जो तारक काय जो है वो विपरीत ध्रुव की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं बेटा। विपरीत ध्रुव पर ये तारक काय पहुंच जाते हैं, ठीक है। और यहाँ मेटाफेज अवस्था में दोनों ही कोशिकाओं में जो गुणसूत्र जो है बेटा वो कहाँ व्यवस्थित हो जाएंगे बेटा, मिड लाइन पर मेटाफेज प्लेट के ऊपर व्यवस्थित हो जाएंगे। जिस तरह से हमने समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पढ़ा है, उसी तरह से ये मेटाफेज लाइन के ऊपर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। जो तारक केंद्र जो होते हैं उनके द्वारा तंतु तंतुओं का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। और ये जो तारक काय है इनके द्वारा सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए ये जो तंतु तंतु हैं ये इन गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर पर उपस्थित काइनेटोकोर से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ जाएंगे यहाँ पर। मैंने बताया कि ये जो तंतु तंतु है बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, काइनेटोकोर तंतु और आलंबन तंतु। काइनेटोकोर तंतु वो होते हैं जो कि गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, और आलंबन तंतु वे होते हैं जो कि एक तारक केंद्र से दूसरे तारक केंद्र से जुड़ते हैं, यानी संपूर्ण कोशिका के आर पार ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर चूंकि समसूत्री विभाजन के समान ही विभाजन है, तो इसमें जो तंतु तंतु हैं वो दोनों ही ध्रुव से आने वाले तंतु तंतु अपनी अपनी ओर से एक ही गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर इस ध्रुव से आने वाला तारक तंतु तंतु जुड़ गया, इधर से इस ध्रुव से आने वाला तंतु तंतु जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं मेटाफेज अवस्था में, और इसी अवस्था में गुणसूत्र की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ये बात हम कई बार कर चुके हैं। अब आती है बेटा एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था में आलंबन तंतुओं में संकुचन होने से कोशिका का आकार लंबा हो जाता है, और ये जो गुणसूत्र हैं क्योंकि ये तंतु तंतु जो है ये सिकुड़ेंगे, और इनके सिकुड़ने से जो है सेंट्रोमियर जो है गुणसूत्रों का वो क्या हो जाता है बेटा, विभाजित हो जाता है, और एक एक क्रोमेटिड विपरीत ध्रुव की ओर जाना शुरू कर देता है। इस तरह से इनकी भुजाएं पीछे की ओर होंगी, सेंट्रोमियर आगे की ओर होगा। भुजाएं पीछे की ओर और सेंट्रोमियर आगे की ओर होता है, इस तरह से। तो ये क्यों हुआ बेटा, सूक्ष्म नलिकाओं के संकुचन के कारण इस तरह से सेंट्रोमियर जो है वो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और दोनों क्रोमेटिड अलग अलग होकर के गुणसूत्र के विपरीत ध्रुव की ओर गमन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से दोनों ही कोशिकाओं में सेम स्थिति आती है बेटा। इस तरह से विपरीत ध्रुव की ओर क्या करते हैं बेटा, गमन करते हैं। कौन सी अवस्था में, एनाफेज में। टेलोफेज अवस्था में ये अपने अपने ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। इनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है, और चार केंद्रक यहाँ पर बन गए हैं। इस तरह से तो यहाँ पर ये जो चार केंद्रक बने हैं उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, और इस तरह से एक कोशिका से अब अंत में जब अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है, मेयोसिस सेकंड में पूर्ण हो जाता है, तो बेटा एक कोशिका से अंत में कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, चार कोशिकाएं। तो यहाँ पर भी बेटा जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो कितनी कितनी है, दो दो है। कितनी कितनी है, दो दो है। तो यहाँ पर जो मेयोसिस सेकंड में गुणसूत्रों की संख्या आधी हुई थी वो अब भी बनी हुई है, अर्थात इस मेयोसिस सेकंड के अंदर
नहीं होता है, केवल गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, जिससे क्रोमेटिड्स का विभाजन होता है, ना कि गुणसूत्रों का पृथक्करण। गुणसूत्रों का पृथक्करण केवल म्यूसिस फर्स्ट में ही होता है, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या बनने वाली कोशिकाओं में कितनी हो जाती है बेटा, आधी हो जाती है। यहाँ ये जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं बेटा, यहाँ देखिए पुत्री कोशिकाओं के अंदर ये जो गुणसूत्र हैं, इनके अंदर परिवर्तन हुआ, क्योंकि मातृ कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र थे उनमें क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, गुणसूत्रों का आदान प्रदान हुआ था, जिससे उनकी जीनी संरचना बदल गई थी। तो इसी वजह से पुत्री कोशिकाओं के जो लक्षण हैं वो मातृ कोशिका से और एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी ये कोशिकाएं आपस में भी भिन्न रहेंगी और मातृ कोशिका से भी इनमें विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है बेटा। तो सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, और ये जो अगुणित युग्मक हैं इनमें निषेचन से फिर से एक द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या जो है वो क्या बनी रहती है बेटा, निश्चित बनी रहती है। ठीक है, दूसरा महत्व क्या है, यहाँ हमने देखा कि गुणसूत्रों में जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है, तो उनमें कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और ये विभिन्नताएं ही जंतुओं के विकास में सहायक होती हैं। जैसे कि हम उदाहरण लें, आदि मानव और आधुनिक मानव में बहुत ज्यादा अंतर है। तो आदि मानव से आधुनिक मानव का जो विकास हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमारे जब जनन प्रक्रिया होती है उसमें जब युग्मक बनते हैं तो उनमें अर्धसूत्री विभाजनों के द्वारा युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। जीन विनिमय की घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और ये विभिन्नताएं ही विकास का क्या होती हैं, आधार होती हैं, जिनसे जंतुओं में विकास होता है। ठीक है, तो ये महत्व है अर्धसूत्री विभाजन का। अब बेटा इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन कंप्लीट हो गया। इसके 3 ही टॉपिक थे, कोशिका चक्र, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब इन दोनों में कुछ अंतर करना चाहें हम समसूत्री और अर्धसूत्री में, तो अंतर बहुत ही ईजी है। समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं में होता है और प्रारंभिक जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है। समसूत्री विभाजन से जीवों के शरीर का विकास होता है, वृद्धि होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन से वृद्धि नहीं होती बल्कि युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य करता है, यानी पुरानी कोशिकाओं को हटा करके वहां पर विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन से ऐसा नहीं होता है। तो ये इनमें कुछ अंतर है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।